प्रेगनेंसी के लिए जब भी कोई महिला कंसीव करती है तो वो एक प्रेगनेंसी किट से चेक कर लेती है और डॉक्टर के पास आती है कि जस्ट अल्ट्रासाउंड करा लें, 2-3 टीके ले लें और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ट्यूब में अगर बच्चा रह गया, वो यूट्राइन कैविटी में ना हो करके ट्यूब में आ गया, तो जैसे ही वो बड़ा होने लगेगा ट्यूब फट जाएगा। इसी को आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रप्चर एक्टोपिक बोलते हैं। पालक है, बथुआ है, चुकंदर है, अगर इन सब को आप पेशेंट खाती है, शुरू से ही न्यूट्रिशियस डाइट लेती है, तो बहुत हद तक एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लोकेलिटी में। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। पहले के ज़माने में ऐसे ही हो जाती थी डिलीवरी, गांव की दाई या लक्ष्मी वगैरह बोलते हैं, तो वो लोग आकर के नॉर्मल डिलीवरी करा देती थी। लेकिन आज जब से उन लोगों का डॉक्टर्स के कंसल्ट में जाती हैं तो जो है बहुत तरह की दवाइयाँ और इधर उधर खर्च लोग कराते हैं। तो ये जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो मेहनत कश औरतें होती हैं उनकी डिलीवरी आप देखते होंगे बहुत इजी वे में हो जाती है, और जो जितना ही लाइफ स्टाइल सीडेंट्री जिनका होता है, परेशानी ज़्यादा उनको होती है। जो नर्स है, कहीं ना कहीं कोई 2 महीना 4 महीना काम किया, ट्रेनिंग किया, उसके बाद वो नर्स कहीं ज्वाइन कर ली, उसको जानकारी कितना है। और हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो मेल कलीग्स हैं, उन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से वो काम करते हैं, तो फिर तो सिजेरियन डिलीवरी होना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें बुनियादी किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी? तो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनका जो मूड अच्छा होना चाहिए। आप देखते होंगे कहीं कहीं के लोग अच्छी तस्वीरें लगा देते हैं कि जो पॉजिटिव सोचें। STV न्यूज़ पर आप हेल्दी इंडिया देख रहे हैं, मैं हूं अंसारुल हक। आज हेल्दी इंडिया के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मोतिहारी की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि ख़ास तौर से प्रेगनेंसी का जो मामला होता है, वो उसमें किस तरह से प्रिवेंशन की ज़रूरत है, किस तरह से बचाव की ज़रूरत है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किन बातों का ख्याल करना चाहिए। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पे। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में किस तरह से गर्भवती महिलाओं को अपना ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रॉम बॉटम, यानी शुरू से आप जो है इस बात की जो है बताएं कि जो है क्या उन्हें ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसारुल साहब कि आप हमारे नर्सिंग होम तक आए और आपने ये हेल्दी इंडिया जो आपका प्रोग्राम है उसके तहत आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज से कुछ साल पहले होता ये था कि लोग जो प्रेगनेंसी के लिए जब भी कोई महिला कंसीव करती है तो वो एक प्रेगनेंसी किट से चेक कर लेती है और डॉक्टर के पास आती है कि जस्ट अल्ट्रासाउंड करा लें, 2-3 टीके ले लें और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी ऐसा है, मैंडेटरी है कि 2 टीके और 3 अल्ट्रासाउंड करा के इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रेगनेंसी में जो ट्राइमेस्टर वाइज हम लोग उसमें बात करें तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआत के जो 3 महीने हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उसमें एक जो कॉमन होता है वोमिटिंग, जिसको हम लोग अक्सर इसको लाइटली लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग है, वोमिटिंग टेंडेंसी है, ये सबको होता है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ भी नहीं खा पा रही हो। इसको हम लोग मेडिकल की भाषा में हाइपर एमेसिस ग्रेविडायरम बोलते हैं। ग्रामीण इलाकों में और पहले लोग जो है वोमिटिंग को ही जो है एक तरह से, अब तो किट आ गए हैं तो पता लोगों को चलता है, लेकिन पहले वोमिटिंग का मतलब ही लोग समझते थे कि प्रेग्नेंट हो गई महिला, ये समझते, ये सिम्टम था और सिम्टम है ये। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जब पेशेंट कुछ भी नहीं खा पा रही हो, इस स्टेज को हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडायरम बोलते हैं। इसमें पेशेंट कुछ भी इंटेक नहीं उसका हो पाता है, इतना वोमिटिंग होता है कि उनका
सेंसोरियम लॉस होने लगता है, बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, कुछ खा पी नहीं रही है, तो वो कंडीशन काफ़ी इस क्रिटिकल हो जाता है कि पेशेंट को कभी-कभी बॉडी के हॉस्पिटलाइजेशन अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्यों ये वोमिटिंग टेंडेंसी जो बनती है, इसकी वजह क्या, आप मेडिकल साइंस में क्या? ये प्रेगनेंसी का एक सिम्पटम है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसका एक सिम्पटम है जस्ट ये। लेकिन थोड़ा बहुत अगर होता है कॉमनली तो ये सबको होता है, लेकिन ज़्यादा अगर वोमिटिंग हो रहा है, जिस स्टेज को हमने अभी बताया आपको कि इसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं, ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। और इस कंडीशन में चाहिए कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कांटेक्ट करें, और उसके लिए कुछ मेडिकेशंस हैं या कभी कभी ग्लूकोज डी वगैरह है, नॉर्मल जो अपना ख्याल रखने का होता है तो तरीका, वो आपको इससे बचा सकते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए। किडनी जो फेल्योर के भी चांसेस होते हैं, अगर कुछ भी इनटेक नहीं ले पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वोमिटिंग होगी तो पेशेंट को बेचैनी होगी, बहुत तरह की दिक्कत होगी। तो इसका ख्याल रखें कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कांटेक्ट करें और सलाह लें। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है, मैं बात उसकी कर रही हूँ, कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग्स। तो ब्लीडिंग एक अलार्मिंग सिम्टम है। जब भी ब्लीडिंग हो अर्ली प्रेगनेंसी तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर किसी को 3 महीने की प्रेगनेंसी हो, 4 महीने की प्रेगनेंसी हो, उसमें ब्लीडिंग आता है तो उसका बहुत सा कारण हो सकता है। एक कभी कभी होता है कि प्लासेंटा प्रीविया है। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि प्लासेंटा नीचे की तरफ बन जाता है, वो उसमें ब्लीडिंग होता है। तो कुछ इस मेडिकेशन से, बेड रेस्ट से उसको बचाया जा सकता है। कभी कभी होता है कि अगर ब्लीडिंग आ रही हो तो उसमें मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या फिर सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने जगह पर ना हो। जगह जैसे कि बच्चा, आमतौर पे जो बच्चा होना चाहिए यूटेराइन कैविटी में होना चाहिए, लेकिन यूट्राइन कैविटी में बच्चा ना हो करके ये ट्यूब में होता है, ये ओवरी में हो सकता है। तो जैसे ही वो मैच्योर होने लगेगा तो वो रप्चर हो जाता है और पेशेंट की हालत, पेट में दर्द होगा, बहुत इंटेंस पेन होता है, उसमें पेन होगा, बीपी फॉल करेगा और वो सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। उसमें एक अल्ट्रासाउंड से इसको रूल आउट किया जा सकता है, सर्जरी एक होती है, उससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। ये जो ट्यूब में बच्चे के बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये कितने प्रेगनेंसी के किस मंथ में इसको चेकआउट रूल आउट किया जा सकता है, जांच वगैरह करके? ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ही होती है, क्योंकि ये ट्यूब की कैपेसिटी कितनी है। ट्यूब में अगर बच्चा रह गया, वो यूट्राइन कैविटी में ना हो करके ट्यूब में आ गया, तो जैसे ही वो बड़ा होने लगेगा ट्यूब फट जाएगा। इसी को आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रप्चर एक्टोपिक बोलते हैं। तो आपको एक सर्जरी से इसको किया जा सकता है जब तक कि पेशेंट अंडर कंट्रोल हो। अगर वो पहला ये जो है अल्ट्रासाउंड या जो भी है, इसके लिए तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही पता लगा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के कितने दिनों बाद पहला जो है डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि वो एक जो आप बता रही हैं वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो उसमें आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कोई महिला कंसीव करती है तो शुरुआती मतलब ओवरड्यू अगर हो गया किसी को, तो 1-2 महीना, 2-2.5 महीना के अंदर उनको एक अल्ट्रासाउंड करा करके इस चीज़ को रूल आउट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और साहिबा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हैं कि जो ट्यूब में बच्चा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत डेंजरस होता है। कई बार ऐसे गर्भवती महिलाओं को देखा गया है कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो उसका वजह ये होता है कि वो जो यूट्रस है या जहाँ पे बच्चा बनना चाहिए, रहना चाहिए, वहाँ पे ना हो करके वो एक नली में जो है फॉर्मेशन होता है बच्चे का, बच्चा वहाँ पे उसको जो है क्या इम्प्लांट हो करके ग्रो करता है। जी, ग्रोथ होगी तो ट्यूब फट जाएगा। तो ये जब वो ट्यूब फट जाती है तो वो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है और उसमें
मरीज़ की जान बचाना बेहद जोखिम भरा होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रही हैं। तो ये 2.5 महीने के अंदर कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेना चाहिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। 2 से 2.5 महीने में अगर किसी को इंटेंस पेन हो, बीपी फॉल करने लगे, बहुत इस तरह का होता है सिम्टम, तो ब्लीडिंग का जब भी हल्का सा भी अगर सिम्टम होता है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग जो भी हो, तो उसमें फर्स्ट एक अल्ट्रासाउंड करा करके उसको रूल आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान में, हालांकि ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी हमारे इंडिया में ये एनीमिया जो है, खून की कमी, प्रेग्नेंट लेडी में ये प्रीवेलेंट है, आज भी है। ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत से मेडिकेशन से या फिर बहुत महंगा खान पान से इसको ठीक कर सकते हैं। मामूली सा जो हमारे इजीली अवेलेबल हो, जो पालक है, बथुआ है, चुकंदर है, अगर इन सब को आप पेशेंट खाती है, शुरू से ही न्यूट्रिशियस डाइट लेती है, तो बहुत हद तक एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लोकेलिटी में। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। नतीजा ये होता है कि डिलीवरी के टाइम में या तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आफ्टर डिलीवरी अगर उनको पीपीएच होता है, पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब बच्चा होने के बाद भी ये कंडीशन हो सकता है। तो अगर पेशेंट एनीमिक है तो बहुत बार आप सुनते होंगे कि पेशेंट बच्चा हुआ ख़त्म हो गई, इस कंडीशन की वजह से ही वो ऐसी नौबत आती है। तो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डाइट पर ध्यान दें, प्रॉपर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। उसका एक हीमोग्लोबिन बहुत मामूली सा चेक है, हीमोग्लोबिन चेक करके उसको पता लगाया जा सकता है कि हाँ ब्लड का लेवल कितना है, उस हिसाब से अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं, डाइट न्यूट्रिशियस ले सकते हैं। मतलब गर्भवती महिलाओं में खून की जो कमी है वो एक मेजर कंसर्न है और उसका उनको ख्याल रखना चाहिए। खून की कमी के लिए मेडिसिन के अलावे अगर वो अपने डेली रूटीन में जो खान पान, जैसा कि आपने बताया कि पालक वगैरह का सेवन करें, तो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है। बस इससे बेनिफिट मिलता है पेशेंट को। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में ये अवेयरनेस हो। शुरुआत के दिनों से ही अगर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पेशेंट एनीमिक ना हो, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ खान पान का ऐसा कुछ डॉक्टर आपको बताएं जिनको आप फॉलो करें। उसकी वजह से आपका जो आयरन की फुलफ़िल है, जितना आयरन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और भी शिकायत होती है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में पानी की कमी डॉक्टर्स बताते हैं, वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? वो एक बच्चा जो एक अंदर यूट्रस में होता है, वो एक मेम्ब्रेन जो होता है, झिल्ली लाइक पानी का, उसमें पानी के अंदर बच्चा होता है। तो कभी कभी वो 2 सिचुएशंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको पानी बहुत ज़्यादा बन गया हो, उसको पॉलीहाइड्रामिनास बोलते हैं। और किसी किसी सिचुएशन में होगा कि पानी उसको बिल्कुल ही ना हो, इसको हम लोग ओलिगोहाइड्रामिनास बोलते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है। पहले सिचुएशन में है कि हम लोग जिसको ओलिगोहाइड्रामिनास हो, उसको हम लोग वाटर इनटेक उसका बढ़ाना चाहिए। जैसे आप नारियल पानी हो, कुछ भी लिक्विड्स हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो जैसा कि जाहिर है कि अंदर बच्चा पल रहा होता है, तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस तरह वाटर इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, पानी वानी पीना चाहिए, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है पॉलीहाइड्रामिनास, तो ये भी एक बीमारी है, वो भी ठीक नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो फिर बच्चे के अंदर किसी तरह का माल फॉर्मेशन हो सकता है, बच्चा आपका ठीक नहीं हो सकता है अंदर। तो इसको भी रूल आउट करना, ये अल्ट्रासाउंड से रूल आउट हो जाता है, उसकी हो जाता है इसका टाइम पर अगर उसको इलाज करें तो। नेक्स्ट स्टेज में जब मरीज़ आता है, यानी कि आफ्टर 6 मंथ, तो उस स्टेज में क्या करना है? उस स्टेज में प्री मैच्योर लेबर के चांसेस होते हैं। कभी कभी किसी महिला को अगर प्रीवियस सिजेरियन से बच्चा हुआ है और उनको जैसे ही बच्चा का वज़न बढ़ना शुरू होगा, तो पिछले टाँकों पर जो ज़ोर पड़ना शुरू होता है, उसकी वजह से भी उनको प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन लीक होगा, वाटर डिस्चार्ज आप सुनते होंगे, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वक्त से पहले जो बच्चा हो सकता है। इस तरह के सिचुएशन आते हैं। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में ये सिचुएशंस आते हैं।
उसके साथ जो ट्राइमेस्टर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है बीपी का बढ़ना। बीपी है, शुगर है, इन सब चीज़ों पर क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि बीपी ना बढ़े। प्रोटीन का एक मामूली सा जो यूरिन का चेकअप होता है उससे पता चल जाएगा कि आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो प्रोटीनूरिया जिसको बोलते हैं, इन सब को रूल आउट करना ज़रूरी होता है। और जब एक्लेम्शिया का बीपी बढ़ने का मतलब जो है, एक्लेम्शिया जो कंडीशन है वो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं चाहेगी कि पेशेंट हमको इस स्टेज में मिले। वो उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, बाद में ब्रेन डेथ उसका हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकती है, फिट्स आ सकते हैं, कन्वल्सन आ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को बस सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, टेस्ट कराते रहना है, देखना है कि बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, कि ताकि पेशेंट उस स्टेज प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया के स्टेज तक नहीं पहुँचे। तो इन सब के लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए, रेगुलर कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। तो जो प्रेगनेंसी का पीरियड है या जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत है और उन्हें समय समय पर अपने जो स्त्री रोग विशेषज्ञ या जो डॉक्टर हैं उनके कंसल्ट में रहना चाहिए, ताकि किसी तरह की बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बाद में जो ख़तरा होता है, उन सबसे बचा जा सके। एक जो ग्रामीण इलाकों में, जो गांव के इलाकों में लोगों का ये मानना होता है कि उनके बीच एक कन्फ्यूज़न रहता है कि पहले के ज़माने में ऐसे ही हो जाती थी डिलीवरी, गांव की दाई या लक्ष्मी वगैरह बोलते हैं, तो वो लोग आकर के नॉर्मल डिलीवरी करा देती थी। लेकिन आज जब से उन लोगों का डॉक्टर्स के कंसल्ट में जाती हैं तो जो है बहुत तरह की दवाइयाँ और इधर उधर खर्च लोग कराते हैं। तो ये जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम है लोगों का कि डॉक्टर इधर उधर की जांच नहीं कराते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में आप खुद भी देख लीजिए ना, कितना फ़र्क है। पहले के ज़माने में लोग जो का लाइफ स्टाइल जो था वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल हुआ करता था। आज भी लोग लौट के उसी तरफ आ रहे हैं, पुराने जो लाइफ स्टाइल है उसकी तरफ लोग लौट के आ रहे हैं। मॉडर्न लोग भी आज के देखिएगा कि खान पान के में जो पुरानी चीज़ें हैं उसको प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अब जो लाइफ स्टाइल बदला है लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी सीडेंट्री हो चुका है, पहले की तरह नहीं है। पहले जो खाद था, लोग शुद्ध खान पान का जो सिस्टम था वो सब शुद्ध हुआ करता था। अब तो हम लोग जो डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन, वो बात नहीं होगी ना। इसलिए डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। लोग पहले गांव देहात में अवेयरनेस भी नहीं था। बहुत बार आप देखेंगे कि ऐसा था कि जो एक पेशेंट कभी किसी वजह से मर गई तो लोग सोचता था कि चलो कॉमनली ऐसा होता है। अब तो मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम है, हॉस्पिटल तक लोग पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे पहले के ज़माने का जो रहन सहन है, खान पान है, अब के ज़माना का रहन सहन है, खान पान है, जंक फूड को लोग, फास्ट फूड को लोग जो तरजीह दे रहे हैं, इन सब में अंतर है। इसलिए गांव में अक्सर होता है, हमारे पास भी ऐसे जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आती हैं, उसमें जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो ये सवाल करती हैं कि हम लोग को 10-10 बच्चा हुआ घर पे हो गया, 5 बच्चा हुआ घर पे हो गया, इतना कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब वक्त बदला है, सब कुछ बदल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये बदलेगा ही। तो उसकी ये वजह मानती हैं कि आजकल जो लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हुआ है या खान पान में जो तब्दीलियां आई हैं, लोग बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं और ऑयली और खाद पानी वगैरह बहुत, सब्ज़ी भी तो अब आजकल जो है कुछ भी प्योर नहीं रहा, कुछ भी प्योर नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली उसका जो असर होता है वो सीधा हेल्थ पर ही पड़ेगा ना। इसलिए अब वो इम्यूनिटी लोगों में नहीं रही जो पहले के ज़माने के लोगों में हुआ करती थी। इसकी एक हमारी समझ से इसकी वजह तो ये है। आज भी अगर वैसे लोग हैं जो शुद्ध अपने बारी का, खेत का खाना खाएं तो उनको इस तरह की दिक्कत नहीं उनको इस तरह आप देखते होंगे ना, जो मेहनत कश औरतें होती हैं उनकी डिलीवरी आप देखते होंगे बहुत इजी वे में हो जाती है। और जो जितना ही लाइफ स्टाइल सीडेंट्री जिनका होता है, परेशानी ज़्यादा उनको होती है। प्रेगनेंसी में भी हल्का फुल्का जो कसरत होता है, जो एक्सरसाइज होता है, वो भी
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है उसमें आप बेड रेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें घर का काम, चलना फिरना, ये सब भी ज़रूरी होता है। तो वही फ़र्क, वही जो हम बता रहे हैं आपको, फ़र्क वही है कि जो मेहनत कश औरतें हैं वो मेहनत करती हैं, उस तरह काम करती थी पहले के ज़माने में, अब वो लाइफ स्टाइल नहीं है, इसलिए ऐसी नौबत आती है। जी। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि मेहनत कस होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कहीं भी हर मामले में जो है लोग जो कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, योगा का भी ट्रेंड है, योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें डॉक्टर्स के पास कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। एक और अहम सवाल ये है, वो भी गांव के लोग और तमाम लोगों का ये सवाल रहता है, अक्सर लेडीज़ डॉक्टर से सवाल, गायनेकोलॉजिस्ट से ये सवाल रहता है कि डॉक्टर के पास जाने पर जो है अक्सर सिजेरियन की सलाह दी जाती है, ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी पे फोकस नहीं रहता है। ये आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? और आपको भी कहीं ना कहीं इससे सामना करना पड़ता होगा डे टू डे लाइफ में, तो वो क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल डिलीवरी? देखिए, ये तो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी पे सवालिया निशान आप करेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो नहीं चाहेगा कि हमारे पेशेंट को ऑपरेट करना पड़े, उसका सिजेरियन करना पड़े। फर्स्ट प्रेफर तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही करते हैं। ये सिजेरियन डिलीवरी अगर पेशेंट लास्ट कंडीशन होता है, माँ और बच्चा दोनों की ज़िंदगी का सवाल होता है, हाइपरटेंशन की पेशेंट हो, एक्लेम्शिया के पेशेंट हो, या फिर प्लासेंटा प्रीविया हो जिसको ब्लीडिंग्स हो, रप्चर ऑफ प्लासेंटा हो, इन केसेस में सिजेरियन तो मस्ट है, करना पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ये भी मैं बता दूं आपको कि जो पेशेंट है कहीं ना कहीं वो खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार लोग भी होते हैं कि डिलीवरी में अक्सर जो होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं, लेडी डॉक्टर स्पेशली, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें। बेहतर हम समझते हैं इस चीज़ को कि चलें डिलीवरी हो रहा है, कितना डायल्टेशन है, कब नॉर्मल होगा या फिर सिजेरियन होगा, ये डिसाइड हम कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब वही महिला अगर अनट्रेंड हैंड में जाती है या गांव देहात में अगर किसी दाई के पास है, गांव का कोई डॉक्टर उसको डील कर रहा होता है और वो दाई के ऊपर डिपेंड है कि इनको कितना डायल्टेशन हुआ, कितने डायल्टेशन के बाद ये बच्चा होता है, जनरली उनको पता होता नहीं है। यहाँ तो जो दाई है वो ट्रीट कर रही होती है, उसको बता रही होती है, उनके बताए मुताबिक वो ट्रीटमेंट करते हैं। और ये कंडीशन जो मेल डॉक्टर्स हैं हमारे, उनके यहाँ भी सेम कंडीशन है। वहाँ भी वो जो नर्सेज होती हैं उन पे डिपेंड होते हैं। खुद तो हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी तहजीब है, उसमें कोई मेल डॉक्टर तो किसी लेडी को, प्रेग्नेंट महिला को देखेगा नहीं ना। वो तो दाई के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, नर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगा ना कि वो पूछेंगे कि डायल्टेशन कितना है, पेशेंट का क्या कंडीशन है। जो डील कर रही है नर्स वो बताएगी कि मरीज़ का क्या स्थिति है, किस तरह से मरीज़ को क्या करना है। वो बोल देगी अगर नहीं हो पाएगा, ये सिजेरियन ही करना पड़ेगा, मेल डॉक्टर उसको सिजेरियन कर देंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं, पेशेंट भी जिम्मेदार है। उनको कभी भी आप जाएं किसी भी काम के लिए, कोई भी काम आप करने जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, स्किल्ड जो होते हैं उनके पास आप जाते हैं। लेकिन जो नर्सेज, आप घूम के देखिए, चारों तरफ देखिएगा, जो नर्स है कहीं ना कहीं कोई 2 महीना 4 महीना काम किया, ट्रेनिंग किया, उसके बाद वो नर्स कहीं ज्वाइन कर ली, उसको जानकारी कितना है। और हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो मेल कलीग्स हैं, उन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से वो काम करते हैं, तो फिर तो सिजेरियन डिलीवरी होना है। इसके लिए डॉक्टर्स को के कम्युनिटी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम डॉक्टर्स भी चाहते हैं किसी भी महिला का जो नेचुरल जो डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, वही हम लोग चाहते हैं। ये तो सरासर इल्ज़ाम है। नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं, ये लोगों में ये है, धारणा एक बन गई है कि आजकल जो है सिजेरियन ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ पे सिजेरियन की ज़रूरत है वहाँ पे तो सिजेरियन के बगैर काम चलेगा नहीं। कई बार लोग जो है ज़बरदस्ती डॉक्टर को कहते हैं, हमने तो ये भी देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए
और बाद में बच्चे के साथ या फिर बच्चे की माँ के साथ जो है कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सिजेरियन की तरफ जो है बहुत सारे डॉक्टर ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों पे इस तरह के मामला भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बात। अब जैसे कि कोई पेशेंट हमको इस कंडीशन में मिलती है कि वो ऑलरेडी जो सिंटोसिनोन एक इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन, जिसको आम भाषा में लोग जो गांव देहात में ये मशहूर है सिंटोसिन, तो वो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो कब देना है, कितने डाइलेशन के बाद देना है, किन किन इंडिकेशंस में देना है, ये उनको पता नहीं होता। वो इनको जस्ट समझते हैं कि बस ये दे दिए बच्चा हो गया। हमारे पास जो पेशेंट आती हैं जो डायरेक्ट, अभी के डेट में कोई पेशेंट डायरेक्ट, बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट लेबर पेन स्टार्ट हुआ और डॉक्टर के कांटेक्ट में चले गए। होता ये है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो गांव में किसी न किसी को बुला करके देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, देखिए हो जाने वाला है, घर पे नहीं। हमारे जो समाज की बात हम कर रहे हैं, जो हमारी लोकेलिटी के लोग हैं, उसमें ऐसा होता है। तो होता है कि होने वाला है कि नहीं है, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं घर पे हो जाए, या घर पे अगर नहीं होता है तो वो जो रेफरल हॉस्पिटल है, नज़दीकी जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं अभी जो डिलीवरी गर्भवती महिलाओं के लिए, तो उनको ऐसी फैसिलिटी है, वो उस जगह जाके एडमिट हो जाती हैं जहाँ अनट्रेंड हैंड उनको ट्रीट करता है। और वो सिंटोसिनोन, कभी कभी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो मतलब आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनको कितना इंजेक्शन पड़ चुका है, जिसमें एक इंजेक्शन देने में हम लोग डरते हैं कि पेशेंट को कुछ दिक्कत ना हो जाए, वहाँ 3, 4, 5 लेकर के पेशेंट पहुँचती है। और उस कंडीशन में अगर बच्चा नहीं हो पा रहा हो, लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, नहीं हो पा रहा हो, लगेगा कि नहीं फुल डाइलेशन है, बच्चा हो रहा है, हो जाएगा, अब होगा, उन लोगों का ऐसा होता है। और वो इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे के उस कंडीशन में पेशेंट का यूट्रस रप्चर कर जाता है और वो काफ़ी मतलब मरीज़ के जान पर बनाती है। उस सिचुएशन में सिजेरियन करके मरीज़ की और जान को बचाया जाता है। बच्चा तो खैर जाता ही जाता है, बच्चा तो उस कंडीशन में बचता नहीं है। अगर रप्चर हो गया यूट्रस तो मरीज़ को कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्राइमी है, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इस सिचुएशन की वजह से उसका हिस्टेक्टोमी तक करना पड़ जाता है। ऐसे केसेस भी हमको मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की। एक और हम आपसे इन्फॉर्मेशन जो है, मेरे ख़्याल से तमाम जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बुनियादी किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी? बुनियादी चीज़ें जो हैं उसमें न्यूट्रिशियस डाइट हो, जिसमें डाइट अच्छा लें, डाइट अच्छा लें, माने खान पान अच्छा हाँ, रखें। खान पान अच्छा ले, हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो होता है, जैसे चलना फिरना, नॉर्मल जो घर के कामकाज हैं वो बदस्तूर होने चाहिए। और बाकी जो होता है कि हमेशा एक खुश रहने का होना चाहिए, कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका जो मूड अच्छा होना चाहिए। आप देखते होंगे कहीं कहीं के लोग अच्छी तस्वीरें लगा देते हैं कि जो पॉजिटिव सोचें, गोद भराई वगैरह का जो रस्म होता है वो कहीं ना कहीं यही इससे रिलेटेड जो हाँ इसका कंसेप्ट यही है कि वो सोच उनकी पॉजिटिव हो, ताकि जो अंदर पल रहा बच्चा है वो एक मतलब खुशहाल माहौल में अगर रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्दी होगा, हर तरह से अच्छा होगा। इस बात का ख्याल रखना है कि आसपास माहौल पॉजिटिव हो, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लें। आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, और वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जहाँ कहीं कोई हल्का सा भी लगता हो कॉम्प्लिकेशन तो उसको इग्नोर नहीं करें, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। तो जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए बहुत अहम ज़रूरी है कि वो खान पान अपना ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, घर के काम काज में भी जो है वो इन्वॉल्व रहें और ख़ुद को खुश रखें। तो इससे जो है सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ साथ बच्चे की सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। मैम बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। आपकी पूरी HTV टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम है आपका, ये हेल्थ से रिलेटेड, अच्छा लगा हमको। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम जिनसे हम बात कर रहे थे, और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और
क्या क्या चीज़ें उनके लिए अहम है, इस पर ये तमाम जानकारी साझा कर रही थी। अगली बार फिर हेल्दी इंडिया में किसी बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल अंसारुल हक को दीजिए इजाज़त। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।